लोग कहते हैं कि सर जो पेड़ हैं उनमें भी तो जान है, तो हम जब कहते हैं शाकाहार करते हैं तो उनको भी तो दर्द होता होगा। कोई अगर पेड़ को काट रहा है तो वो भी हिंसा होती है और हमें ये बात माननी पड़ेगी। मैं सहमत हूँ इस बात से, हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं ना। शेर किसी हिरण को मार के खा सकता है, शेर ने कुछ गलत नहीं कर दिया। लेकिन इंसान अगर हिरण को मार के खा रहा है तो इंसान ने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि इंसान सब जानवरों से अलग है, इसीलिए इंसान पर नियम भी अलग लगते हैं। और अगर आप शेर का उदाहरण लेना चाहते हो भाई, तो फिर मैं कहता हूं कि तुम शेर जैसा ही जीवन भी क्यों नहीं व्यतीत करते। वो तो पूरी तरह प्राकृतिक जीवन जीते हैं। आपने ईंट पत्थर का घर क्यों बनाया है? शेर को तो जो शेरनी मिल गई उसके साथ चल देता है। आज एक शेरनी के साथ है, कल दूसरी शेरनी के साथ है। आप क्यों कहते हो कि मेरी पत्नी मात्र मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोसी की पत्नी नहीं है? इंसान सब जीवों में सबसे बड़ा है, आकार में नहीं बड़ा है, बोध में बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये सब पशु पक्षी ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके गार्जियन हैं जी। अगर पृथ्वी पूरा एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम जी, तो मनुष्य उस घर का बड़ा है। नमस्ते सर, आपका एक वीडियो था वो अभी हाल ही में आया था और उसको कई सारे साथियों ने देखा और मैं उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कई सारी जिज्ञासाएं थीं, लोगों के सवाल थे जो मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया कि मैं थोड़ा और रिसर्च करूँ और जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे उनके बारे में पढूं। तो आज मैंने कुछ ऐसे ही सवाल जो उस वीडियो के कमेंट्स में थे और कुछ डेटा जो मैंने खुद रिसर्च की उसको पढ़कर वो आपके सामने रखना चाहूँगा। और जो बातें हैं मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप थोड़ा बात करें और लोगों को हमें। बहुत बढ़िया। तो आप आज डेटा वगैरह लेके आए हैं काफ़ी? जी ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा था सबसे पहला जो एक तर्क मुझे सबसे अधिक बार दिखता है वो ये दिखता है, लोग कहते हैं कि सर जो पेड़ हैं उनमें भी तो जान है, तो हम जब कहते हैं शाकाहार करते हैं तो उनको भी तो दर्द होता होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि पेड़ पौधों वगैरह के पास रिएक्ट करने की क्षमता तो होती है और यही बात पिछली शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी करी गई थी। लेकिन पेन फील करने के लिए एक आपको स्नायु तंत्र चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए। वो पेड़ पौधों के पास नहीं होता। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सब जीव जिनमें पेड़ पौधे भी हैं सब कॉन्शियस होते हैं। हाँ, एक पौधा भी निश्चित रूप से कॉन्शियस होता है। ये यहाँ पौधा रखा हुआ है और मैं इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगा, इसमें भी चेतना है जी। पर ये हम समझेंगे कि दर्द अनुभव कर पाने की इसके पास फैकल्टी ही नहीं है, तो इसको दर्द नहीं अनुभव होता। ये पहली बात है। और उसमें हमने ये माना है कि ये कॉन्शियस होता है और अगर आप उसकी भी जान ले रहे हो तो वो भी एक तल की हिंसा निश्चित रूप से है। कोई अगर पेड़ को काट रहा है तो वो भी हिंसा होती है और हमें ये बात माननी पड़ेगी। मैं सहमत हूँ इस बात से, हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं ना, कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसमें बाइनरी नहीं होता कि 0 है या 1 है, कि कोई कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फुली कॉन्शियस और फुली अनकॉन्शियस के बीच में पूरी एक लीनियर स्केल होती है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो सब जितने भी प्राणी हैं, बीइंग्स हैं, वो अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस के होते हैं, अलग अलग स्तर की उनकी चेतना होती है। जिसकी चेतना जितने ऊंचे स्तर की है वो उतने ही ज़्यादा मूल्य का, सम्मान का प्राणी हो जाता है और उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जो जितनी ऊंची चेतना का है, जो जितना देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेतना के तलों की जब बात आएगी तो उसमें जो फुली अनकॉन्शियस है उसको हम बोल देते हैं पेड़, और वह पेड़ कह रहा हूँ, रेत हो गई, पत्थर हो गया, है ना। जितना भी ये मटेरियल वर्ल्ड है वो हो गया आपका फुली अनकॉन्शियस।
फुली कॉन्शियस हम कह देते हैं, कोई बहुत ऊंची चेतना का व्यक्ति होता है, उसको हम कह देते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट फुली कॉन्शियस। उसको फिर हम लिबरेटेड बोल देते हैं या एनलाइटेंड बोल देते हैं, जो भी हमें मन में आता है। और उनके बीच में ये सब अलग अलग लेवल्स की कॉन्शियसनेस के होते हैं। तो सबसे कम कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में होती है, उनसे ज़्यादा जानवरों में होती है, उनसे ज़्यादा इंसानों में होती है। तो जो इसमें सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। कोई नहीं कहेगा कि पत्थर था एक और पत्थर के आपने 2 हिस्से कर दिए तो हिंसा कर दी, क्योंकि पत्थर में कॉन्शियसनेस नहीं है। जब कॉन्शियसनेस नहीं है तो पत्थर को तोड़ देने में कोई हिंसा भी नहीं हो गई। लेकिन आप एक इंसान के 2 टुकड़े कर दें, जैसे आपने पत्थर के 2 टुकड़े करे थे, तो वो हिंसा कहलाती है, क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस को काट दिया, आपने एक कॉन्शियस बीइंग को नष्ट कर दिया, तो वो हिंसा कहलाती है। तो हिंसा की, वायलेंस की परिभाषा ही यही है। कॉन्शियसनेस को नीचे गिराना ही हिंसा है। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी चेतना नीचे गिरती हो, जैसे लालच में आपकी चेतना नीचे गिरती है, क्रोध में आपकी चेतना नीचे गिरती है, वासना में आपकी चेतना नीचे गिरती है, ईर्ष्या में गिरती है। तो ये सब चीज़ें हिंसा होती हैं। जो कुछ भी आपकी चेतना को नीचे गिराए हिंसा है। और आप दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उसकी चेतना को नीचे गिरा दे, तो वो भी हिंसा है। तो अगर आप किसी दूसरे को लालच दें तो ये हिंसा है, क्योंकि इससे उसकी कॉन्शियसनेस गिरी है नीचे। और अगर आप किसी दूसरे को मार दें तो ये और बड़ी हिंसा है, क्योंकि अब उसकी कॉन्शियसनेस शून्य हो गई, वो खत्म ही हो गया। लेकिन आप एक पत्थर को काट दें तो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि उसकी चेतना एकदम शून्य बराबर है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर एक पौधे को अगर आपने मार दिया तो वो हिंसा है, पर वो छोटी हिंसा है। आपने एक जानवर को मार दिया तो वो हिंसा है, पर बड़ी हिंसा है तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली। और अगर आपने एक इंसान को मार दिया तो बहुत बड़ी हिंसा है। और इंसानों में भी अगर आपने किसी बहुत अच्छे इंसान को मार दिया जो जिंदगी में बहुत अच्छे काम करने निकला था, तो वो और बड़ी हिंसा होती है। जी, बात समझ में आ रही? इसीलिए कानून भी इंसान को मारने की एक सजा देता है, जानवर को मारने की दूसरी सजा देता है, और पेड़ पौधों को मारने की कम सजा देता है। जी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा ना कि कानून भी ऐसा क्यों बना है, क्योंकि कानून भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस पर चल रहा है। जी। कि हिंसा है कॉन्शियसनेस को मारना, और सज़ा मिलती है हिंसा की, तो माने सज़ा मिलती है कॉन्शियसनेस को गिराने की। तो ये कहना कि पेड़ पौधों में भी जान है और जानवर में भी जान है तो दोनों को मारना एक ही बात है, ये बहुत बेकार कुतर्क है। ये वैसा ही कुतर्क है कि एक आदमी है, जैसा हमने कहा था ना कि वो गुटखा खाता है, वो भी गलत बात है जी। और एक आदमी है जो कातिल है, और हम कहते हैं दोनों ही अपराध तो करते ही है ना। एक आदमी ने गुटखा खा के कहीं थूक दिया और लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर, और एक आदमी ने उसी दीवार से सटाकर किसी का कत्ल कर दिया और खून का लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर। और हम कहें इन दोनों ने एक ही अपराध तो करा है? नहीं, एक ही अपराध नहीं करा है। किसी ने गुटखा खा करके थूक दिया, वो भी है एक अपराध ही, और कोई कत्ल कर रहा है वो भी अपराध है, लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। एक छोटी चीज़ है और एक अपेक्षाया बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरीके से जो ये जानवरों को आप मारते हैं वो बड़ी हिंसा है, और आप इंसान को मार दें तो और बड़ी हिंसा है। इनकी तुलना में पौधे को अगर आपने मारा तो वो छोटी हिंसा है। अब उसमें भी आगे आओ, पौधे को मारना आपकी मजबूरी है। हिंसा सिर्फ वहीं मानी जाती है जहां पर आपके पास विकल्प था, ऑप्शन था हिंसा ना करने का, फिर भी आपने हिंसा करी। जहां आपके पास विकल्प ही ना हो उसे हिंसा नहीं कहते। अब सबसे आप पौधे को मारने की बात कर रहे हो, तो मर तो छोटे छोटे जीव जंतु तब भी जाते हैं जब आप सांस लेते हो जी। आप जब सांस लेते हैं तो हवा में तमाम छोटे जीवाणु कीटाणु हैं वो आपके भीतर गए, और वो ये जो आपका ट्रैक होता है, एयर ट्रैक, ब्रीदिंग ट्रैक, उसमें वो फंस जाते हैं और वहाँ उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसे हम हिंसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो हुआ है इसमें हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था ना। हम क्या करते? हमने जानबूझ के तो किया नहीं ना। इंसान बने हैं तो सांस लेंगे, और सांस लेंगे तो किसी की मौत हो जाएगी। अभी आप हम यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे, आप पीछे जिस गद्दे पर टिके हुए हो
उसमें भी छोटे छोटे जीवाणु रहे होंगे, जी आप उन पे टिके, उनमें से कुछ की मौत हो गई, उसको हिंसा नहीं माना जाता। या उसको आपको हिंसा मानना भी है तो बहुत छोटे स्तर की हिंसा है। छोटे स्तर की हिंसा का बहाना बनाकर बड़े स्तर की हिंसा को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जी कि कोई गुटखा बीड़ी खाता है, उसका बहाना बनाकर आप कत्ल और बलात्कार शुरू कर दें, ये तो कोई तर्क और कोई तुक हुआ ही नहीं ना, ये तो बेकार की बात हो गई बिल्कुल ही। मैंने देखा है कई लोगों को ये तर्क लगाते हुए भी कि गलती से हमसे मच्छर भी तो मर ही जाते हैं ना, तो फिर अगर हम कोई जानवर गलती से आपसे जो हो गया जी वो कोई पाप नहीं होता है। आप सो रहे थे, आपके ऊपर एक मच्छर आकर बैठ गया, आपने करवट ले ली और मच्छर दबकर मर गया, जी ये कहीं से हिंसा नहीं है, इसमें आपने कुछ नहीं कराया ऐसा जिसकी वजह से आपको दोषी ठहराया जाए। जी और ये भी समझिएगा कि ये यहाँ पर हम पेड़ पौधों को अनाप शनाप मारने की वकालत नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके पेड़ पौधों को भी नहीं मारा जाना चाहिए। जी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे अभी हम फसलें उगाते हैं, मानवता जब और ज़्यादा चैतन्य हो जाएगी, कॉन्शियस हो जाएगी, तो खेतों की जगह बाग हुआ करेंगे, ऑर्चर्ड्स, जी और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा आहार फलों से और सब्जियों से लेने की कोशिश करेंगे, वो भी सब्जियां ऐसी जिसमें आपको पेड़ को या पौधे को मारना नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए चना हो गया, बैंगन हो गया या लौकी हो गई, इसमें आप मारते तो हो नहीं और आपको भोजन तो आपका मिल ही जाता है, और तमाम तरह के फल होते हैं जी। पर वो बहुत आगे की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी तो ऐसा सोचना भी बहुत यूटोपियन लगता है कि ऐसा कभी होगा क्या। तो जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आप पेड़ पौधों के प्रति भी और कंपैशनेट और करुण होते जाएंगे। जी बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। कोई आदमी है जो अपने लालच के लिए पेड़ काटता है, वो निश्चित रूप से हिंसा तो कर ही रहा है, पर अगर वो अपने लालच के लिए भैंस या बकरा काट रहा है तो भैंस या बकरा काटना ज़्यादा बड़ी हिंसा है। जी। हम पूरे तरीके से अहिंसक ना हो सकते हो तो कम से कम अपनी हिंसा का स्तर तो कम करें, इतना तो करना पड़ेगा ना। जी। इसके अलावा ये भी समझिए कि जो वेजिटेरियन या वीगन डाइट होती है उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पेड़ पौधे मारे ही जाएं। पहली बात तो बहुत से फल और सब्जियां ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पेड़ या पौधे को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपको फल दे देता है या सब्जी दे देता है और पेड़ अपनी जगह खड़ा हुआ है शान से, वो मर नहीं गया, आपने उससे आहार भी ले लिया और पेड़ भी बचा हुआ है, तो कोई हिंसा नहीं हुई उसमें। बल्कि जो पेड़ है वो चाहता है कि आप उसके फल का सेवन करें, क्योंकि जब आप उसका फल लेते हो तो आपके माध्यम से उसका बीज दूर दूर तक फैल जाता है और इससे पेड़ की सहायता होती है। पेड़ यही तो चाहता था जी। फल लगा ही इसीलिए था कि कोई आकर के उस फल को ले, और जब आपने फल को लिया तो उसका बीज फैल गया। तो जब आप पेड़ से फल लेते हो तो हिंसा करना तो दूर की बात है, आपने पेड़ की सहायता कर दी है जी। इसी तरीके से बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनकी आयु या अवधि ही पौधे की 1 वर्ष की ही होती है, 1 सीजन की ही होती है। तो आप उसमें से अगर अन्न ग्रेन नहीं भी लेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो पौधा है वो आगे चल जाएगा और बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उसको समाप्त तो हो ही जाना है क्योंकि उसकी कुल उतनी आयु है जी। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ कि आप हंसिया लेकर के फसल काटें और मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई हिंसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसमें भी हिंसा है पर कम हिंसा है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो ये तर्क की पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये तर्क एकदम बिना किसी कीमत का तर्क है, बिल्कुल अज्ञान का तर्क है। जिस व्यक्ति में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो ऐसा तर्क करेगा ही नहीं। ये वही बात हुई कि कोई कहे कि भैंस क्यों काट दी, तो व्यक्ति बोले क्योंकि तुमने अमरूद खाया था। तुम अमरूद खा रहे हो और मैं भैंस खा रहा हूँ, एक ही तो बात है। ये कहाँ का तर्क है भाई। और अगर भैंस और अमरूद बराबर है तो आदमी और भैंस एक बराबर है। मैं सिर्फ बुद्धि की बात नहीं कर रहा कि आदमी और भैंस बुद्धि में एक बराबर है, क्योंकि इस तरह का तर्क दिया जा रहा है तो आदमी और भैंस भी बुद्धि में एक ही बराबर है। पर जिस सिद्धांत से आप ये कहोगे कि भैंस बराबर अमरूद, फिर उसी सिद्धांत से आदमी बराबर भैंस जी, कि भाई सब में जान है, तो फिर आप ये कहोगे कि अगर कोई अमरूद खाता है तो हम भैंस काट देंगे। तो एक अगला व्यक्ति आके ये भी कह सकता है कि तुम भैंस काटोगे तो मैं इंसान काट दूंगा। वही सिद्धांत आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेकार का सिद्धांत है, इसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए जी।
जी। जैसे आपने अभी कृषि की बात करी, तो मैं देखता हूँ कि एक तर्क यहाँ पे भी आता है कि एक तो बात हुई कि किसी ने किसी पेड़ को काटा, एक चीज़ ये भी हुई कि जब फसलें उगाई जाती हैं तो उन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे जानवर होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके चूहे वगैरह, गिलहरी, इनको भी मारा जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखो, अगर मैं मांसाहार करता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक जानवर को मार रहा हूँ, पर तुम जब फसलें उगाते हो तुम ना जाने कितने सारे जानवरों को मारते हो अपनी फसलों को बनाने के लिए। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको हम खेती कहते हैं उसमें खुद ही बहुत सारी हिंसा समाहित है, मैं एकदम मानता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी आबादी बढ़ा रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है जी। आबादी को बढ़ाना ही अपने आप में वायलेंस है, क्योंकि आप आबादी बढ़ाओगे तो खेती तो करनी पड़ेगी ना जी। और खेती करने में ही आप पहली बार जंगल काटते हो तो जंगल में जो जीव थे उनको आपने बर्बाद कर दिया, और फिर आप साल दर साल कीटनाशकों का भी प्रयोग करोगे और मिट्टी में जितने दूसरे तरह के जीव जंतु हैं आप उनको मारोगे, तमाम तरह के बैक्टीरिया को मारोगे, कीटों को मारोगे और चूहे वगैरह को मारोगे, तो उनको तो आपको मारना पड़ेगा, उसमें हिंसा निश्चित रूप से है। लेकिन फिर समझो, जो शाकाहारी है वो मिट्टी से अन्न उगाता है और खाता है, ठीक, मैं शाकाहारी हूँ, मैंने मिट्टी से 1 किलो अन्न उगाया और खा लिया, और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मान लो मैंने 10 जीव मार दिए मिट्टी के, बिल्कुल ऐसा होगा जी। केंचुए मार दिए, चूहे मार दिए, सांप मार दिए, कुछ ऐसे बेचारे पक्षी भी मार दिए जो आए और बैठे और पेस्टिसाइड खा के मर गए, वो भी होता है जी। मैंने ये सब कर दिया, मैं शाकाहारी आदमी हूं, मैंने अपने लिए 1 किलो अन्न उगाया और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मैंने 10 जीव मार दिए। जी। आप मांसाहारी आदमी हो, आपको अब चाहिए अपने लिए 1 किलो मांस, भूलना नहीं मैंने कितने जीव मारे थे? 10। और आप मांसाहारी हो, आपको चाहिए 1 किलो मांस। वो 1 किलो मांस कितने किलो अन्न से बनेगा? शायद कुछ 15 या 20 किलो अन्न से। ठीक है, 20 किलो अन्न से बना, क्योंकि आप जो बकरे का 1 किलो मांस खाओगे उसके लिए पहले आप बकरे को 20 किलो अन्न खिलाओगे। ये नियम है, ये मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूं जी। ये एनिमल एग्रीकल्चर का नियम होता है सीधे सीधे। अब 1 किलो मटन के लिए आपने उसको 20 किलो अन्न खिलाया। 20 किलो अन्न उगाने में आपने कितने जीव मार दिए? 1 किलो अन्न मैंने खाया था, मैं शाकाहारी हूं, तो 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे। 10 जीव मरे थे। 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे, और आपने 1 किलो मांस खाया, 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अन्न चाहिए, तो आपने कितने जीव मार दिए? 200। आपने 200 जीव मार दिए। और एक वो जिसको मारा है, और वो जो बकरा मारा वो अलग। जो बकरा मारा वो तो अपने अलग ही मारा, उस बकरे के साथ आपने 200 और जीव मार दिए, 201। तो ये 10 बनाम 201 हो गया। तो कोई ये कहे कि मैंने तो बकरा खाया, लेकिन आपने तो अन्न खाया खेत से, और अन्न उगाने में भी आपने हिंसा करी। भाई, अन्न उगाने में निश्चित रूप से हिंसा है, और मैं तो कह ही रहा हूं कि इतने सारे लोग जब बढ़ जाओगे, आबादी बढ़ा लोगे, तो उस आबादी का पेट पालने के लिए बड़ी हिंसा करनी पड़ती है। खेती अपने आप में बड़ा हिंसक काम है, मैं तो कह ही रहा हूं। लेकिन एक तो बीमारी ये कि आपने आबादी बढ़ाई और खेती करी और उस खेती में हिंसा हो रही है, और दूसरा ये कि एक तो आबादी बढ़ाई और उस आबादी को भी चाहिए मांस। तो कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पहले तो आबादी बढ़ा ली, और वो जो लोग हैं आबादी के, वो कह रहे हैं हमें मांस खिलाओ, हमें मांस खिलाओ। वो मांस को बनाने में 20 गुना ज्यादा अन्न चाहिए होता है, क्योंकि इस पूरी जो अभी हमने बात करी उसके केंद्र में सिद्धांत ये है कि 1 किलो मांस के लिए न जाने कितने सैकड़ों लीटर पानी चाहिए होता है जी। 20-40 किलो अन्न चाहिए होता है जी। एनर्जी चाहिए होती है जी। लैंड चाहिए होता है जी। केमिकल्स चाहिए होते हैं जी। जो मांस है उसको पैदा करना अपने आप में बड़ा महंगा सौदा होता है। सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, उसमें नेचर के सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो कभी इस बात की जांच पड़ताल ही नहीं करते कि वो जो 1 किलो मांस है उनके सामने उसको रखने में कितने सारे रिसोर्सेज खप गए। और फिर वो बेतुके तर्क करते हैं कि साहब आपने चावल खाया, और चावल उगाने में भी तो केचुए मरे थे ना।
चावल उगाने में तो केंचुआ मरा था, लेकिन आप जो बकरा खा रहे हो उसको पैदा करने में तो 1 किलो की जगह 20 किलो अन्न लगा, और उसके पीछे न जाने कितने जीव मरे। ये लोग इन सीधी बातों को, इस सीधे गणित को समझते ही नहीं है। जी जी। इसके आगे मैं देखता हूँ कि एक बड़ा साधारण सी बात लगती है कि सर हम मांस खाते तो हमारा शरीर तो पचा लेता है, तो फिर दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये है कि आप जानवर नहीं हो। आप हर वो चीज़ थोड़ी खा लोगे जो आपका शरीर पचा लेता है। आपका शरीर तो चोरी का माल भी पचा लेगा ना। या ऐसा होगा कि आप जाकर के चोरी का खाना खा रहे हो तो शरीर ने नहीं पचाया, तो फिर सज़ा क्यों मिलती है? आप कह रहे हो सही और गलत का क्राइटेरिया ये है कि जिस चीज़ को आपके शरीर ने पचा लिया वो गलत कैसे हो सकती है? हाँ। आप यही तर्क तो लेके आए हो। आप कह रहे हो मैंने अभी अभी मटन खाया और मेरे शरीर ने मटन पचा लिया, तो मटन खाना गलत कैसे हो सकता है? आपका शरीर तो चोरी की दाल, चोरी का चावल भी पचा लेगा। क्या वो गलत नहीं है? एक जानवर के लिए ठीक है कि वो कुछ भी ऐसा खा ले जो वो पचा लेता है। जी। जानवर को कोई सजा नहीं मिलती कुछ भी खाने की। जानवर के लिए शर्त या नियम बस एक है कि भाई अगर तू पचा सकता है तो तू स्वतंत्र है, खा ले। जी। एक नियम है, पचा सकता है कि नहीं। अगर पचा सकता है तो खा ले, ठीक है ना। जानवर पे सिर्फ ये लागू होता है, इंसान पे नहीं लागू होता, क्योंकि इंसान में और जानवर में एक मूलभूत अंतर है। हम चेतना के जीव हैं, जानवर सिर्फ एक शरीर है। हम शरीर से आगे बढ़ के चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो जानवर जो काम कर सकता है और उसे कोई बुरा नहीं बोलेगा वो काम करने में, वो काम इंसान नहीं कर सकता। इंसान के ऊपर ज्यादा बड़ी शर्तें हैं। जी। जानवर तो सड़क पर लेटा है, आप गाड़ी चला रहे होते हो, बीच में आकर सड़क पे कोई गधा बैठ जाता है। आप उस गधे को ताने मारते हो, आप उस गधे के लिए पुलिस बुलाते हो, आप अपनी गाड़ी बगल से निकालते हो तो गधा है सड़क पे आके बैठ गया। लेकिन कोई इंसान अगर सड़क पे आकर बैठ जाए और यही तर्क करे कि गधे भी तो सड़क में बैठे रहते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, तो व्यक्ति फिर गधे से भी ज्यादा बड़ा गधा है। तो ये मांसाहार के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, ये गधों से बढ़कर गधेपन के तर्क हैं। जैसे लोग कहते हैं कि देखो हमारे दांतों को देखो, हमारी आंतों को देखो। हाँ, कहते हैं हमारे दांत देखो, हमारी आंत देखो, हमारे पास भी तो ये इधर वाले दांत है, कैनाइन्स हैं, जिससे मांस फाड़ा जाता है। हम भी, और हमारी आंतें हैं वो मांस पचा लेती हैं, तो हम काहे नहीं खाएंगे। ये गधों के तर्क है। गधों का तर्क किस तरीके से, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रहा हूं। गधा माने चेतनाहीन पशु, मैं उसके प्रतीक के तौर पे गधा कह रहा हूं। जी। आप ये समझ ही नहीं रहे कि कुछ काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आप चैतन्य मनुष्य हो और आपके पास बोध की क्षमता है। जी। और जिम्मेदारी है। जी। समझ में आ रही है बात? जानवर वो सब कुछ खा सकता है जो वो पचा लेगा, आप वो सब कुछ नहीं खा सकते जो आप पचाओगे। आपको ये देख के खाना होगा कि आप जो खा रहे हो जी उसमें दूसरे पर असर क्या पड़ रहा है। जी। आप एक बहुत बीमार आदमी हो, आप खाना खाने बैठे हो, एक बंदर आता है आपका खाना उठा ले जाता है, क्या बंदर को आप ये कहोगे कि भगवान तुझे श्राप देगा? ऐसे बोलोगे? नहीं। गॉड विल कर्स यू, आप ऐसा बोलोगे क्या बंदर को? आप बहुत बीमार थे और आप खाना लेके बैठे थे, आप गरीब भी थे, आप बीमार हो, आप गरीब हो, आप खाना लेके बैठे, बंदर आपका खाना लेके चला गया। आप ये नहीं बोलोगे कि बंदर तूने अपराध किया है, तुझे पाप लगेगा, आप ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन कोई इंसान आकर के किसी बीमार और गरीब का खाना छीने तो आप कहोगे ना तूने गलत किया। जी। शेर किसी हिरण को मार के खा सकता है, शेर ने कुछ गलत नहीं कर दिया, लेकिन इंसान अगर हिरण को मार के खा रहा है तो इंसान ने बहुत गलत कर दिया। जी। जो नियम जानवरों का है वो नियम इंसान पर नहीं लग सकता। जी। और अगर कोई इंसान जानवरों के नियम इंसानों पर भी लगाएगा तो उस इंसान को सजा ये मिलेगी कि वो जानवर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? बंदर ने चोरी करके खा लिया, बंदर को कोई सजा नहीं है। शेर ने हिरण मार करके खा लिया, शेर को भी कोई सजा नहीं है। लेकिन इंसान चोरी करके खाएगा तो सजा है, इंसान हिरण को मारेगा तो सजा है, क्योंकि इंसान सब जानवरों से अलग है, इसीलिए इंसान पर नियम भी अलग लगते हैं। जी। और अगर आप गधे का और बंदर का और शेर का ही उदाहरण लेना चाहते हो भाई, तो फिर मैं कहता हूं कि तुम गधे, बंदर और शेर जैसा ही जीवन भी क्यों नहीं व्यतीत करते? वो तो पूरी तरह प्राकृतिक जीवन जीते हैं। आपने ये ईंट पत्थर का घर क्यों बनाया है? आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? शेर तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करता। शेर को तो जो शेरनी मिल गई उसके साथ चल देता है। आज एक शेरनी के साथ है, कल दूसरी शेरनी के साथ है। आप क्यों कहते हो कि मेरी पत्नी मात्र मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोसी की पत्नी नहीं है? शेर तो ब्याह नहीं करता। शेर का तो शेर दांत भी नहीं मांजता।
आप ये सब क्यों करते हो? शेर के पास भाषा भी नहीं है, शेर के पास विचार भी नहीं है, और बंदर के पास कोई धर्म नहीं है, और गधे के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है जी। तो अगर आप इन जानवरों की ही दलीलें देना चाहते हो, और लोग आते हैं कहते हैं अरे देखो बब्बर शेर को देखो, वो तो मार के खाता है ना, तो हम भी बब्बर शेर हैं, हम भी मार के खाएंगे। तो तुम्हें अगर बब्बर शेर का ही उदाहरण देना है तो जाओ ना जंगल में, जंगल में बब्बर शेर की तरह ही रहो। या बस एक बात में तुम्हें बब्बर शेर की बराबरी करनी है कि वो मांस खाता है तो मैं भी खाऊंगा। बब्बर शेर, मैंने कहा था एक बार, लोगों को बड़ा मजा आया, मैंने कहा बब्बर शेर तो चड्डी भी नहीं पहनता, तुम कहे ये पूरा चड्डीबाजी और जो भी पहनते हो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक काहे पे घूम रहे हो? तुम भी नंगे हो जाओ बब्बर शेर की तरह। और बब्बर शेर का क्या उदाहरण दे रहे हो? गधे का दो ना। प्राकृतिक तौर पर तो सिर्फ बब्बर शेर ही नहीं जीता है, गधा भी पूरा प्राकृतिक है। तो बोलो मैं गधा हूं, और जैसे गधा जो मन में आता है चरता है, मैं भी चरूंगा। ये बेकार के तर्क है। इंसान सब जीवों में सबसे बड़ा है, आकार में नहीं बड़ा है, बोध में बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये सब पशु पक्षी ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके गार्जियन हैं जी। हम इनके गार्जियन हैं जी। इस पूरी पृथ्वी के ट्रस्टी हैं हम। ट्रस्टी समझते हैं? जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर विश्वास करके यकीन किया गया है कि अब ये सबकी देखभाल करेगा, क्योंकि ये बड़ा है सबका। अगर पृथ्वी पूरा एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम जी, तो मनुष्य उस घर का बड़ा है। घर का बड़ा समझते हो? जो घर में सबसे वरिष्ठ होता है जी, द सीनियर ऑफ द फैमिली। तो पूरी पृथ्वी अगर एक कुटुंब है तो मनुष्य उस कुटुंब का सबसे बड़ा है, घर का बड़ा है। जो घर का बड़ा होता है वो घर के छोटों को मार के खाएगा क्या? या घर के छोटों की रक्षा करने की उसकी जिम्मेदारी है जी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पेड़ पौधों की रक्षा करें जी। ये सब छोटे जीव हैं, चाहे बड़े जीव हैं, हाथी हो, कोई बड़ा जीव हो, ये सब हमसे छोटे हैं। किस में छोटे हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना में हमसे छोटे हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं हमारे, हमें इनकी देखभाल करनी है, हमें इन्हें मार के नहीं खाना है। और हमारी जिम्मेदारी अलग है, इनकी जिम्मेदारी अलग है जी, है ना? वो आपने सुना है ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जो नियम बड़ों पर लगता है वो छोटों पर नहीं लगता। छोटा अगर उपद्रव भी कर रहा है तो उसको क्षमा है वो, लेकिन जो बड़ा है वो उपद्रव नहीं कर सकता। बड़े का काम है छोटे के उपद्रव को क्षमा कर देना। तो मनुष्य के ऊपर जो नियम लगता है वो जानवरों पे नहीं लगता। जानवर जो करें सो करें, हमारा काम है कि हम अपनी गरिमा में जिए, अपने बोध, अपनी जिम्मेदारी में जिए। हम किसी छोटे का अगर शोषण करें तो ये कितनी गंदी और कितनी जलील बात है ना। आप एक जानवर को इसलिए तो मार के खा लेते हो ना क्योंकि छोटा है आपसे, वो ताकत में, चेतना में आपसे छोटा है। आप बुद्धि लगा के उसको पकड़ लेते हो, आप अपने बल का प्रयोग करके उसको काट देते हो। ये बड़ों को शोभा नहीं देता। ताकत की पहचान ये होती है कि वो कभी छोटों पर न चलाई जाए। ताकत की पहचान ये होती है कि वो छोटों की रक्षा करने के काम आए। जो अपनी ताकत का इस्तेमाल छोटों को मारने के लिए, सताने के लिए करे, वो आदमी ताकतवर नहीं है, वो कमजोर, कायर, बुजदिल है। असली ताकतवर की पहचान ये है कि कभी वो कमजोर पर, अपने से छोटे पर हाथ नहीं उठाएगा, उसका शोषण नहीं करेगा जी। जी, आपने जैसे एक बात कही थी कि अगर बंदर चुरा कर खा लेता है तो उससे कोई पाप नहीं लगता है, उससे कुछ गलत नहीं होता, पर इंसान यदि ऐसा करे तो वो बात गलत है। जैसे ये सही गलत की आप बात करते हैं तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक जो सामाजिक हमारे ऊपर सही गलत का एक जो पैमाना डाल रखा है, आप उसकी बात कर रहे हैं या फिर कोई और सही गलत है? धर्म की बात कर रहा हूँ। और मैं जब धर्म कह रहा हूँ तो मैं किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी रिलीजन, किसी समुदाय, किसी सेक्ट, पंथ या मजहब की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं धर्म मात्र की बात कर रहा हूं। रिलीजियोसिटी इटसेल्फ, द वेरी एसेंस ऑफ रिलीजियसनेस। मैं विशुद्ध अध्यात्म की बात कर रहा हूं। जब मैं सही गलत कह रहा हूं तो मैं किसी सामाजिक नियम कायदे कानून से नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये आपका दिल है, आप इंसान पैदा हुए हो और आपके पास चेतना है। उसके नाते आपका एक कर्तव्य बनता है, हिंदू होने के नाते भी नहीं, मुस्लिम होने के नाते भी नहीं, इंसान होने के नाते, इंसान होने के नाते। जी,
आपने जो बात कही गार्जियनशिप वाली, ट्रस्टीशिप वाली, उसी से जुड़ा मैंने देखा है कि कई धार्मिक ग्रंथ हैं जो ऐसे कहते हैं कि जैसे भगवान ने बकरे के लिए घास बनाई, वैसे ही इंसान के लिए बकरे को बनाया। नहीं, ये अगर कहा भी जा रहा है तो इसका सही अर्थ समझना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ऊपर वाले ने बकरे के लिए घास बनाई और वैसे ही इंसान के लिए बकरा बनाया है। नहीं, इंसान के लिए बकरा बनाया है इस अर्थ में कि इंसान उस बकरे की रक्षा करे। ऐसे नहीं कि इंसान उस बकरे का भक्षण करे। रक्षण करना है उसका, भक्षण नहीं करना है। तो ये भी कहना कि इंसान ने वो बकरा मेरे लिए बनाया है, तुम्हारे मेरे खाने के लिए बनाया है। तुम सिर्फ एक बहुत बड़ा पेट हो क्या? मैं तुमसे कोई बोलूं कि ये चीज तुम्हारे लिए है तो तुम तुरंत उसको खाना शुरू कर दोगे? तुम अगर ये बोलो भी कि इंसान ने बकरा, कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने, खुदा ने बकरा बनाया है इंसान के लिए, तो उसने बोल दिया अच्छा ठीक है, ऊपर वाले ने बकरा इंसान के लिए बनाया। समझ में आई बात? तो जब भी तुम्हें बोला जाता है कोई चीज़ तुम्हारे लिए, तुम उसे खाना शुरू कर देते हो। तुम्हारे सामने कुछ भी रखा जाएगा, मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आऊं एक जोड़ी और मैं कहूं मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आया हूं, तो तुम जूता खाना शुरू कर दोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आऊं एक नया, मैं कहूं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूं, तो तुम मोबाइल चबाना शुरू कर दोगे? अरे तुम समझो तो कि वो किस अर्थ में तुम्हारे लिए है। पूरी प्रकृति निश्चित रूप से मनुष्य के लिए है। किस अर्थ में? चबाने के अर्थ में नहीं। किस अर्थ में पूरी प्रकृति, बकरा हो, पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, पूरी प्रकृति मनुष्य के लिए है। पर किस अर्थ में? भोग के अर्थ में नहीं, कंजम्पशन के अर्थ में नहीं है। इस अर्थ में है कि मनुष्य बॉन्डेज में है, बंधन में है, और प्रकृति से सही संबंध रख करके ही उसे अपनी बॉन्डेज से लिबरेशन मिलता है। ये सब कुछ मेरे लिए है ताकि मैं इसको देखूं, समझूं, इसका अवलोकन करूं, इसको ऑब्जर्व करूं, और इसके ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से मुझे लिबरेशन मिले। इस अर्थ में पूरी प्रकृति इस पुरुष के लिए है। पुरुष माने कॉन्शियसनेस, चेतना। ये जो पूरी प्रकृति है इस पुरुष के लिए है ताकि इस प्रकृति के माध्यम से पुरुष को मुक्ति मिल सके। प्रकृति माध्यम बनती है इस पुरुष की मुक्ति का। पुरुष माने मेल नहीं, पुरुष माने कॉन्शियस पर्सन। तो प्रकृति माध्यम बनती है चेतना की मुक्ति का। इस अर्थ में प्रकृति मेरे लिए है। प्रकृति मेरे चबाने के लिए थोड़ी है कि कोई बोले कि ये पहाड़ तुम्हारे लिए तो मैंने आके पहाड़ काट दिए। जो ही चीज मेरे लिए मैं उसे काट दूंगा। ये कौन सा मन है? ये किस तरीके की सोच है कि अगर कुछ मेरे लिए तो मैं उसे खा जाऊंगा? पागलपने की बात है। ऐसे तो मैं आपको ला करके दूं, बेटा ये लो, ये मैं आपके लिए नया दोस्त लाया हूं। अच्छा दोस्त मेरे लिए है, लाओ मैं दोस्त को ही चबा जाऊंगा। अरे सब कुछ आपके लिए है, दोस्त की तरह, चबाने के लिए नहीं है आपके। जी जी। चबाने का काम जानवरों का है, इंसान भी चबाता है, लेकिन इंसान के लिए चबाना बहुत छोटी चीज है। इंसान के लिए ज्यादा बड़ी चीज क्या है? सोच, बोध, करुणा, कंपैशन। वो इंसान के लिए बड़ी चीज है। पेट बाद में आता है। कोई इंसान हायर, कोई भी जानवर, माफ करिएगा, कोई भी जानवर हायर आइडियल्स के लिए जान नहीं देता। आपने कभी सुना है कि जानवर ने ऊंचे आदर्शों के लिए प्राण दे दिए? ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जानवर के लिए उसका पेट ही सब कुछ होता है। उसको जहां पेट भर रहा होगा उधर चला जाता है। इंसान ऐसा होता है जो इतने दिन भूखा रहेगा लेकिन ऊंचे आदर्श के लिए दृढ़ रहेगा, डटा रहेगा। और ऐसे उदाहरण हमें हर धर्म में मिलते हैं जी। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ये उदाहरण नहीं है कि लोगों ने भूखे रहकर सच्चाई की लड़ाई न लड़ी हो? जी। चाहे कोई भी आप बात कर लीजिए। अभी हम बकरीद के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मुझे इस्लाम से करबला की याद आती है कि भूखे रहकर लड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेट छोटी चीज है, पेट से बहुत ऊपर कुछ और होता है, और उसकी खातिर हम पेट को दरकिनार कर सकते हैं। यही वो सिद्धांत है जो हमें याद रखना है। जी।
इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ, जैसे आपने भी बात कही थी कि इंसान सबसे बड़ा है क्योंकि इंसान की चेतना बाकी सभी जीवों से बड़ी है। मैं देखता हूँ लोग इसमें दूसरा तर्क लगाते हैं, लोग बात करते हैं फूड चेन की, कि देखो जंगल का नियम तो यही है कि छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाता है। जंगल का नियम इंसान पर नहीं लागू होता भाई। आप जंगल से कब के बाहर आ गए? आप अगर अभी जंगली ही होते तो आपको धर्म क्यों मिलता? जंगल में किसी जानवर के पास धर्म होता है क्या? नहीं। तो जो लोग अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों, अपने रिलीजियस बायसेस और बिलीफ्स की रक्षा के लिए कहते हैं कि जंगल में तो फूड चेन चलती है, मैं उनसे कह रहा हूं जंगल में रिलीजन नहीं चलता, तो तुम रिलीजन का नाम क्यों ले रहे हो फिर? अगर तुम्हें जंगल की ही दुहाई और दलील देनी है तो रिलीजन को फिर एक तरफ रखो ना। जंगल में किसके पास रिलीजन होता है? शेर के पास, बंदर के पास, किसके पास होता है? रिलीजन का मतलब ही है कि अब तुम्हारे लिए जंगल से बड़ा कुछ और हो गया है। जंगल से जिसके लिए कुछ और बड़ा हो गया वो व्यक्ति अब धार्मिक हो गया। धर्म का काम ही है आपको जंगल से बाहर खींच कर लाना। तो जंगल के नियमों की दुहाई मत दिया करो। फूड चेन और ये सब, ये बात कीड़े मकोड़ों पर लागू होती है, इंसान पर नहीं लागू होती। इंसान को देखना होगा कि वो किस तरीके से ज्यादा जीवों की रक्षा कर सके। वी आर द गार्जियंस, हम बाप हैं। ये पूरी पृथ्वी हमारी ट्रस्टीशिप में है, हमें सबकी रक्षा करनी है। हम यहाँ पर बुद्धि और बल लेकर इसलिए नहीं आए हैं कि सबका नाश कर देंगे। वो बड़ा गलत तरीका है इस पृथ्वी को देखने का, कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धि वाला और होशियार हूं तो इसीलिए मैं सबको पकड़ के खा जाऊंगा, सबका एक्सप्लॉइटेशन करूंगा। ये कितना गंदा तरीका है पृथ्वी को देखने का। आप बाप हो सबके, आपके सब बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको इनकी परवरिश करनी है। और उनकी परवरिश करने में ही आपका अपना भी कल्याण है जी। प्रकृति से सही संबंध रखने में ही चेतना का भी कल्याण है जी, मोक्ष का भी जी। मुझे इस चीज़ से एक चीज़ याद आ रही है कि लोग पुरुषार्थ की बहुत बात करते हैं, लोग अपने सपनों को पूरे करने की बहुत बात करते हैं, पर इस तरह से कभी पुरुषार्थ को नहीं देखा जाता कि आप गार्जियनशिप में हो। हाँ। पुरुषार्थ का मतलब ही यही होता है कि आप एक वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करो। अपने लिए तो हर कीट पतंगा जी रहा है भाई, अपने लिए माने अपने पेट के लिए जी, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लिए कोई नर या मादा खोजने के लिए, तो ये सब जी रहे हैं। इंसान वो है ना जो अपने से आगे का भी कोई दायित्व तो स्वीकार कर पाए, उसको इंसान बोलते हैं जी। जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है वो खाए का इंसान जी।